हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इरिगेशन की एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास में जो हम यूनिट पढ़ रहे थे, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़, उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे। जो आज का जो हमारा उपकरण है वो है एयर कंप्रेशर्स के बारे में आज हम करेंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे जो पंप्स होते हैं, पंप के टाइप कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उनकी वर्किंग होती है, और जिसमें हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और रेसिप्रोकेटिंग पंप और की एनर्जी सेविंग के क्या क्या उनके पॉइंट्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी एयर कंप्रेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि एयर कंप्रेशन एक्चुअली क्या करता है, होता क्या है। तो एक संपीड़क, हिंदी में इसको संपीड़क बोलते हैं। एक संपीड़क का प्रमुख कार्य किसी तरल की निश्चित मात्रा को संपीड़ित करके वांछित दाब पर आपूर्ति करना है। तो गैस कहने का मतलब ये कि जो वर्किंग एक्चुअली इसकी क्या होती है, ये जो मॉइस्चर होता है उसको कंप्रेस करके और एक जो हमने टारगेटेड प्रेशर रखा है उस पर रिलीज़ करता है। तो देखें इंग्लिश में क्या लिखा है, द फंक्शन ऑफ ए compressor is to compress a definite quantity of fluid, usually gas or air, and deliver it at a required pressure। इसका मतलब ये। अब वर्केबिलिटी देखते हैं इसका क्या, इसकी जो वर्किंग है किस तरह से करता है काम देखते हैं। वायु संपीड़न में वायु को संपीड़ित करके उसे वायुमंडल से अधिक दाब पर सप्लाई किया जाता है। क्रिया के अंतर्गत वायु संपीड़क वायुमंडल से वायु को सक करता है। किस तरह से ये जो वर्किंग दिखाई गई है, तो जो वायु संपीड़क में वायु को संपीड़ करके कंप्रेस करके एयर को और उसे वायुमंडल से अधिक दाब पर सप्लाई करता है। क्रिया के अंतर्गत वायु संपीड़क वायुमंडल से वायु को सक करता है और उसे उच्च दाब पर संपीड़ करके स्टोरेज वेसल में भेजता है। स्टोरेज वेसल में संपीड़ित वायु को पाइपलाइन के सहारे अन्यत्र ले जाया जा सकता है, जहां उसका उपयोग किया जाता है। वायु को संपीड़ित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा एक प्राथमिक चालक के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्राथमिक चालक संपीड़क पर कार्य करके उसे क्रिया सिद्धांत को 4.8 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये फिगर दिखाया गया है। देखिए पहला क्या है, प्रथम चालक कंप्रेस हो गई,
एयर जो भी है और हाई प्रेशर पे उसको रिलीज़ कर दिया गया और इधर से जो अनकम्प्रेस एयर थी वो एंट्री की, इधर से एनर्जी रिलीज हो गई और इधर से एनर्जी प्रोवाइड की गई कंप्रेसर को वर्किंग करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत थी। तो अब इसके कंपोनेंट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। वायु संपीड़क में निम्न 3 मूल अवयव होते हैं। वायु का संपीड़न करने के लिए एक वायु संपीड़क को गति प्रदान करने के लिए महाशक्ति का स्रोत अर्थात प्राइम मूवर, संपीड़ित वायु को एकत्रित करने के लिए स्टोरेज वेसल। यूजेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर कंप्रेस्ड एयर के यूज देखते हैं क्या है। निम्न इसके प्रयोग हैं। छोटे इंजनों विशेषकर पोर्टेबल इंजन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, फैक्ट्रियों में मशीन औजारों को चलाने के लिए, सड़क निर्माण कार्यों में ड्रिल मशीनों तथा हैमर को चलाने के लिए, माइनिंग क्रिया के लिए, बस, ट्रक, ट्रेन आदि में ब्रेक लगाने के लिए भी कंप्रेसर का यूज होता है। पानी के पंप चलाने तथा स्प्रे पेंटिंग करने में, डीजल इंजन चलाने में, ब्लास्ट फर्नेस तथा स्टील प्लांट के गैसीमर में धातुओं को गलाने के लिए, जटिल प्रकार की इंटीग्रेटेड कास्टिंग को साफ करने के लिए, वायुयान में गैस टरबाइन को चलाने के लिए, बड़े अंतर्दहन इंजनों में समार्जन एवं सुपरचार्जिंग के लिए, दाब पर होता है, चार्जिंग के लिए दाब पर होता है, फिर दूसरे सिलेंडर में उच्च दाब पर होता है। इस आधार पर संपीड़क के सिलेंडरों को क्रमशः निम्न दाब सिलेंडर तथा उच्च दाब सिलेंडर कहते हैं। एकल अवस्था संपीड़कों में संपीड़ित वायु का दाब 10 बार तक प्राप्त होता है, जबकि बहु अवस्था संपीड़कों में 200 बार तक संपीड़ित वायु प्राप्त हो सकती है। वायु संपीड़कों की पिस्टन गति भी सीमित होती है। इनका अधिकतम सीमा 300 मीटर प्रति एक हो सकती है। एकल क्रिया एकल अवस्था पश्चाग्र वायु संपीड़क के कार्य को लागू। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। चित्र में एक दिखाया गया है कंप्रेसर
एकल क्रिया एकल अवस्था पश्चाग्र वायु संपीड़क का सरल रेखा चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। चित्र में एकल क्रिया एकल अवस्था पश्चाग्र वायु संपीड़क की कार्य प्रणाली को सरलतम रूप से प्रदर्शित किया गया है। इसके प्रमुख अंग सिलेंडर, पिस्टन, परिवेश तथा हृदय वाल्व हैं। पिस्टन की पश्चाग्र गति का एक प्रथम चालक विद्युत मोटर अथवा अंतर्दहन इंजन से प्राप्त होती है। प्रथम चालक संपीड़क के साथ पुली व बेल्ट के माध्यम से जुड़ी रहता है। प्रथम चालक क्रैंकशाफ्ट को घुमाऊ गति प्रदान करता है। ये गति क्रैंक तथा संयोजक दंड के माध्यम से पिस्टन तक पहुंचती है तथा पिस्टन पश्चाग्र गति करता है। सिलेंडर शीर्ष से स्प्रिंग ऑपरेटेड परिवेश तथा हृदय वाल्व लगे होते हैं। संपीड़क के एक क्रिया चक्र में 3 क्रियाएं होती हैं, अर्थात वायु का सक्शन, संपीड़न, गैर हृदय डिलीवरी। ये क्रियाएं पिस्टन के 2 स्ट्रोक और क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूरी होती हैं। क्रिया के अंतर्गत चूसक स्ट्रोक में पिस्टन जब नीचे को गति करता है तब सिलेंडर में दाब का मान घटकर वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दाब अंतर में प्रवेश वाल्व खुल जाता है और सिलेंडर में वायु सक होती है। सिलेंडर में वायु का सक्शन प्रवेश दाब डाउनवर्ड स्ट्रोक के पूर्ण होने पर लगातार होता रहता है। पिस्टन जब संपीड़न स्ट्रोक के लिए ऊपर को गति करता है तब सिलेंडर को वायु का दाब बढ़ने लगता है और हृदय दाब तक पहुंच जाता है। अब हृदय वाल्व खुलता है और वायु की डिलीवरी वायु कंटेनर या रिसीवर में होती है। संपीड़न स्ट्रोक के अंत में वायु की कुछ मात्रा पिस्टन और सिलेंडर शीर्ष के बीच क्लियरेंस स्पेस में उच्च दाब पर बची रहती है। पिस्टन जब चूसक स्ट्रोक के लिए गति करता है तब इस बची हुई वायु का प्रसार होता है तथा स्ट्रोक की किसी स्टेज पर वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। फलस्वरूप प्रवेश वाल्व खुलता है और ताज़ा वायु सिलेंडर में चूसित होती है। इस प्रकार ये चक्र पुनः चालू हो जाता है। संपीड़क में वायु संपीड़न के दौरान वायु का तापमान लगातार बढ़ता है अतः सिलेंडर और वायु को ठंडा करने के लिए सिलेंडर ब्लॉक में वाटर जैकेट के ऊष्मा अंतरित होती रहती है। निम्न क्षमता वाले संपीड़कों में शीतलन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सिलेंडर के बाहर फिन्स बनाए जाते हैं। फिन्स में एकत्रित हुई प्राकृतिक वायु सिलेंडर की ऊष्मा ग्रहण पर अपने साथ ले जाती है।
संपीड़क के विभिन्न चल अंगों के स्नेहन की अवस्था भी होती है। अतः क्रय केस में स्नेहक तल भरा जाता है और स्प्लैश विधि से विभिन्न अंगों की स्नेह क्रिया होती है। इसमें एक गतिपाल पहिया भी लगा होता है जो संपीड़क को एक समान गति प्रदान करता है। सुरक्षा की दृष्टि से एक रिलीफ वाल्व भी लगा होता है जो विसर्जन दाब को सीमित रखता है। द्वि क्रिया पश्चात संपीड़कों में चूसर संपीड़न और प्रदाय क्रिया पिस्टन के दोनों सिरों पर होती है। अतः ये एक संपीड़क एकल क्रिया संपीड़क की तुलना में दोगुनी मात्राएं वायु सप्लाई करती है। अब हम देखते हैं जो रोटेटरी कंप्रेसर होता है उसके बारे में। अब जो गाइस हमारा टॉपिक है वो है रोटेटरी कंप्रेसर। इंट्रो करते हैं इसका। हम जानते हैं कि पश्चात वायु संपीड़कों में वायुदानों की एक सिलेंडर में पश्चात गति करते हुए पिस्टन की सहायता से की जाती है, परंतु पूरी वायु संपीड़कों में इससे भिन्न क्रिया होती है। इन संपीड़कों में दो परस्पर छूटी हुई सतहों के बीच वायु अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध वायु पर सतहों द्वारा दबाव बनाने की क्रिया के फलस्वरूप वायु के दबाव में वृद्धि होती है और उसका विसर्जन डिलीवरी लाइन में होता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से पश्चात संपीड़क की स्लाइडिंग प्रणाली के स्थान पर पूरी संपीड़कों में रोटर एक मुख्य भाग होता है जो अति उच्च गति पर घूमता है। इसकी गति 40,000 RPM रोटेशन पर मिनट तक बढ़ सकती है। इस उच्च गति के कारण खोखली संपीड़कों को सीधे ही भाप इंजन या गैस टरबाइन की शाफ्ट से जोड़ा जा सकता है और किसी प्रकार के माध्यमिक गियर प्रणाली की आवश्यकता नहीं पड़ती। खोखली संपीड़क उच्च मात्रा में वायु की सप्लाई करने के लिए उपयुक्त होते हैं जो 3000 मीटर क्यूब पर mm की दर से अपेक्षाकृत निम्न दाब 1 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर सप्लाई कर सकते हैं। प्रकार क्या क्या है इनके? दो प्रकार है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर।
धनात्मक रूट ब्लोअर कंप्रेसर और क्रेसेंट और वेन ब्लोअर कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। रूट्स ब्लोअर कंप्रेसर फिगर इसका दिया हुआ है। रूट्स ब्लोअर संपीड़क एक गोली संपीड़क है जिसमें वायुमंडलीय दाब पर वायु प्रवेश करती है और कुछ अधिक दाब पर डिलीवर होती है। रूट्स ब्लोअर संपीड़क की रचना में 2 रोटर होते हैं जिन पर लोब्स बने होते हैं। ये रोटर एक वायुरोधी केसिंग में 2 शाफ्टों पर घूमते हैं। केसिंग में वायु के प्रवेश और निकास के लिए क्रमशः इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स बने होते हैं। रोटरों की क्रिया एक गियर पंप के समान होती है। गियरों की भांति ये आपस में मिलकर विपरीत दिशा में घूमते हैं। रोटर कई प्रकार के होते हैं परंतु सभी प्रकार के रोटरों में 2 या 3 लोब्स होते हैं और इनकी क्रिया भी एक ही जैसी होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लोब्स का आकार इस प्रकार का होता है कि अपने संपर्क बिंदु पर ये वायुरोधी जोड़ बनाते हैं। क्रिया के अंतर्गत दोनों रोटरों में किसी एक को बाह्य स्रोत से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है और दूसरा रोटर पहले रोटर की गति से घूमता है। दोनों रोटर परस्पर गियर प्रणाली से जुड़े होते हैं और विपरीत दिशा में घूमते हैं। रोटरों की घुमाव गति के अंतर्गत वायुमंडलीय दाब पर वायु का प्रवेश इनलेट पोर्ट्स के माध्यम से केसिंग के अंदर होता है। लोब्स और केसिंग के बीच रिक्त स्थान में ये वायु अवरुद्ध हो जाती है। लोब्स की घुमाव गति के फलस्वरूप अवरुद्ध वायु डिलीवरी साइड में जाती है और आउटलेट पोर्ट्स में होकर रिसीवर में पहुंचती है। रिसीवर में अधिक से अधिक वायु पहुंचने पर इसका दबाव बढ़ता जाता है। वायु का दाब बढ़ाने के लिए केसिंग में लूप्स क्रिया करती है। घूमती हुई लूप्स निकास पोर्ट के पोर्ट्स के मार्ग को बारी-बारी रिसीवर बोलती है। निकास पोर्ट्स के खोलने पर रिसीवर में संचित उच्च दाब वायु की कुछ मात्रा को लूप्स के बीच
रिक्त स्थान में पॉकेट में समा जाती है। इसे बैकफुली क्रिया कहते हैं। रिसीवर के पॉकेट में आने के पश्चात ये वायुदा पॉकेट में अवरुद्ध निम्न वायु के साथ मिलता है। इस प्रकार पॉकेट में अवरुद्ध वायु का दाब रिसीवर में बराबर हो जाता है और उसकी थोड़ी गति से ये वायु रिसीवर में चली जाती है। अंत में वायु रिसीवर से बाहर उपयोग होती है। ये विचार है कि लूप्स और केसिंग के बीच पॉकेट में अवरुद्ध वायु के दाब में पूर्णतः वायु के बैकफ्लो से होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।